हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है जिसमें बहुत सारे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आते हैं और ये बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं। सो aminoglycosides आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, एडवर्स इफेक्ट्स, यूजेस, साथ ही साथ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हैं। इसके विपरीत अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरिसाइडल हैं, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनोग्लाइकोसाइड्स मेनली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। सभी अमीनोग्लाइकोसाइड्स से सीरियस टॉक्सिसिटी होती है। एक टॉक्सिसिटी होती है ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कान की टॉक्सिसिटी, और दूसरी है नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनीज की टॉक्सिसिटी। तो ये बहुत सीरियस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसीलिए इनका यूज़ लिमिटेड होता है और ये सिर्फ सीरियस ग्राम नेगेटिव बेसिलरी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए या तो ये नेचुरल होते हैं या फिर ये सेमी सिंथेटिक होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज में या तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया या फिर माइक्रोमोनोस्पोरा से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स वो ड्रग्स हैं जिनको पेरेंट्रली दिया जाता है और टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स वो ड्रग्स हैं जिनका यूज़ टॉपिकली स्किन पर, आइज़ पर या फिर ईयर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव बेसिलरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, साइसोमाइसिन, नेटलमाइसिन, पैरामोमाइसिन। और टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं नियोमाइसिन, देन फ्रामाइसिटीन। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को मार देते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम दो स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप में हम समझेंगे कि कैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचते हैं और दूसरे स्टेप्स में पढ़ेंगे कि कैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स सेल के अंदर पहुंचने के बाद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो लुक एट दिस फिगर। दिस फिगर एक्सप्लेन्स हाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 3 कवरिंग से ढका रहता है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर थिन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के ऊपर एक आउटर कवरिंग जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन चैनल्स होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से पोरीन चैनल्स के थ्रू पास होते हैं और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस से
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हुए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनका ट्रांसपोर्टेशन है वो कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनोग्लाइकोसाइड्स के इस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाएंगे और इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स एनारोबिक बैक्टीरियाज के अंदर नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और एनारोबिक बैक्टीरियाज पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स का कोई असर नहीं होता। तो ये है पूरा मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाते हैं। Now, very important, aminoglycosides show synergism with beta-lactam antibiotics like penicillins, cephalosporins, and also with vancomycin. Now, ये antibiotics बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देते और इसी वजह से अगर इन एंटीबायोटिक्स के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स को दिया जाए तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स आसानी से सेल वॉल को क्रॉस करते हुए बैक्टीरिया सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं। तो लुक एट दिस फिगर, ये एक बैक्टीरियल राइबोसोम है जिसके दो सब यूनिट्स हैं, 50S राइबोसोमल सब यूनिट और 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन्स होते हैं। एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये है ट्रांसफ़र आरएनए और ये है नेसेंट पेप्टाइड चेन। ये पेप्टाइड चेन अभी बन रही है, धीरे धीरे इसमें और अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं, ये पेप्टाइड चेन लंबी होती जाती है और इस तरीके से बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नाउ बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए 30S राइबोसोमल सब यूनिट, 50S राइबोसोमल सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनना ज़रूरी है और उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ना मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं उसके हिसाब से एक नया अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होकर राइबोसोम पर आता है और फिर ये नया अमीनो एसिड भी इस नेसेंट पेप्टाइड चेन से जुड़ जाता है। नेसेंट पेप्टाइड चेन इलोंगेट होती रहती है और फाइनली बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नाउ राइबोसोम्स की कई सारी साइट्स पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स 30S सब यूनिट पर बाइंड कर सकते हैं, वो 50S सब यूनिट पर बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा 30S 50S इंटरफेस यानी कि वो सतह जो कि 30S और 50S के बीच में हो उससे भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर जेंटामाइसिन दिखाया हुआ है जो कि राइबोसोम से अटैच्ड है। नाउ अटैच होने के बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देते, यानी कि राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के बीच में जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको बनने नहीं देते। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं वो गलत तरीके से पढ़ लिए जाते हैं। सो अमीनोग्लाइकोसाइड्स कॉज misreading of these codons which are present on messenger RNA. Now कोडोन गलत पढ़ने की वजह से गलत अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होकर आता है और गलत अमीनो एसिड इस नेसेंट पेप्टाइड चेन से जुड़ जाता है
और इस वजह से गलत नॉन फंक्शनल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, या फिर कई बार प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाती है। नाउ ये जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है, और उसकी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लीकी हो जाती है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर से आयंस, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स लीक होकर बैक्टीरियल सेल के बाहर पहुंच जाते हैं, और इस वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो मर जाता है। और इस पूरे मैकेनिज्म से जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अमीनोग्लाइकोसाइड्स पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स को भी नहीं बनने देते। नॉर्मली एक मैसेंजर आरएनए पर कई सारे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं और कई सारे प्रोटीन्स एक बार में सिंथेसाइज होते रहते हैं। ना अमीनोग्लाइकोसाइड्स पॉलीराइबोसोम नहीं बनने देते, तो इस वजह से एक वक्त में सिर्फ एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है और सिर्फ एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो भी नॉन फंक्शनल। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड thereby they produce bactericidal action, they kill bacteria. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनोग्लाइकोसाइड्स का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो होता है, यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसमें बहुत कम अंतर है। इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड की डोजेस को बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है, नहीं तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डोजेज कंसिडरेशंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स, यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। Now, bactericidal action of aminoglycoside is concentration dependent, यानी कि अगर अमीनोग्लाइकोसाइड्स की प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय होंगे, बैक्टीरिया के मरने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो इफ़ेक्ट है वो हाई डोज पे ज़्यादा होता है। दूसरा, aminoglycosides exert a long and concentration dependent post antibiotic effect. अब ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ टी हाफ हमें ये बताती है कि वो ड्रग कितने समय तक अपना असर दिखाएगी, यानी कि उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा। नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जो टी हाफ है वो है 2 to 4 hours, बट अमीनोग्लाइकोसाइड्स का थेरेप्यूटिक इफेक्ट 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रहता है। ये इसलिए है क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड्स का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, यानी कि हाफ लाइफ का समय ख़त्म होने के बाद भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। तो पहली बात, ज़्यादा डोज में ड्रग देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। दूसरा, अगर ज़्यादा डोज दी गई है तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम दिन में दी जाने वाली सारी टोटल डेली डोज को एक बार में ही पेशेंट को दे दें, या फिर इसी डोज को कई छोटी छोटी डोजेस में डिवाइड करके मल्टीपल इंजेक्शंस दें। ना देखा गया है कि अगर एक सिंगल इंजेक्शन दिया जाए, यानी कि टोटल डेली डोज का अगर एक सिंगल इंजेक्शन दिया जाए तो वो मल्टीपल इंजेक्शन से
ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम होती है। तो इसलिए जब भी डोजेज डिसाइड की जाती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स की, ये कुछ पैरामीटर्स, ये कुछ चीज़ें फिजिशियंस हमेशा ध्यान में रखते हैं। और अगर डोज जो है वो ठीक से कैलकुलेट ना हो और डोज जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो डोजेज कंसिडरेशंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैव अ narrow therapeutic index and higher the concentration, higher is the effect of aminoglycosides, and aminoglycosides also exert post antibiotic effect. अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि कान की टॉक्सिसिटी हो सकती है। हमारा जो इनर ईयर है वो वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया से बना है। नाउ कॉक्लिया सुनने के लिए ज़रूरी है और वेस्टिब्यूल बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, बॉडी का संतुलन मेंटेन करता है। नाउ ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से ऑडिटरी नर्व डैमेज होने लगती है। ऑडिटरी नर्व हमारी 8th क्रेनियल नर्व है जिसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। नाउ ऑडिटरी नर्व के डैमेज होने की वजह से कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल ठीक से काम नहीं करते। नाउ कॉक्लिया के डैमेज होने पर कान में टिनाइटिस यानी कि रिंगिंग सेंसेशन होती है और धीरे धीरे इससे इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि कानों से सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। देन वेस्टिब्यूलर डैमेज होने से बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके सिम्टम्स हैं हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, निस्टैग्मस यानी कि आँखों की पुतलियों का अपने आप जल्दी जल्दी इधर उधर घूमना, देन वर्टिगो, एटेक्सिया में मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती और बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट्स ना होकर बॉडी की बड़ी क्लमजी मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो ये है ऑटोटॉक्सिसिटी जो कि इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस कर सकती है। दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स नेफ्रॉन जो कि किडनी में होते हैं, नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको टेम्परेरली डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से किडनीज यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। उसके अलावा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, नाइट्रोजन रिटेंशन होती है। उसके अलावा एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन पास होने लगता है और यूरिन में कास्ट भी दिखाई देते हैं। कास्ट छोटे छोटे ट्यूब जैसे टुकड़े होते हैं जो कि यूरिन में अगर प्रेजेंट हैं तो वो ये बताते हैं कि किडनी कोई किडनी डिसीज़ है, किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अगर वक्त रहते ही अमीनोग्लाइकोसाइड्स को लेना बंद कर दिया जाए तो किडनीज की फंक्शनिंग दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो ऑटोटॉक्सिसिटी एक में इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस होता है, वेयरएज नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिवर्सिबल है। इसके अलावा अमीनोग्लाइकोसाइड्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से मोटर नर्व एंडिंग्स पर एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाता है। ना एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम होने की वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ना अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जो क्लिनिकल डोजेज है उस पर यूजुअली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज नहीं होता। इसके अलावा टॉपिकल नियोमाइसिन को जब हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के। नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने के बाद
अमीनोग्लाइकोसाइड्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस समराइज कर लेते हैं। नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, इसीलिए किसी भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि एंसिड्स, एम्फोटेरिसिन बी के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। देन ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे कि वेंकोमाइसिन, फ्यूरोसेमाइड के साथ भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट की एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज़ करते वक्त बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट की किडनी डैमेज्ड है तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अमीनोग्लाइकोसाइड्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि मसल रिलैक्सेशन होता है, इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को मसल रिलैक्सेंट्स के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अवॉइड मिक्सिंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स विद एनी ड्रग in the same syringe or in the same infusion bottle। तो ये हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स स्टडी कर लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स ओरली देने पर एब्जॉर्ब नहीं होती, सो अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, तो इस वजह से अमीनोग्लाइकोसाइड्स को पेरेंट्रली दिया जाता है। बट कुछ ड्रग्स जैसे कि नियोमाइसिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल टॉपिकली होता है, जैसे कि एज अ स्किन क्रीम, एज एन ईयर ड्रॉप, एज एन आई ड्रॉप। सो दीज ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। उसके अलावा दीज ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एक्स्ट्रा सेलुलरली। इसके अलावा ये ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, ये ब्रेन में नहीं पहुंच पाती, पर प्लेजेंटा को ये क्रॉस कर लेती हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी में अमीनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इसके अलावा ये ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं होती और इनका एक्सक्रीशन अनचेंज्ड यूरिन में हो जाता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जो हाफ लाइफ है वो 2 to 4 आवर्स होती है, पर इनका इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहता है बिकॉज ऑफ द पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट। जितनी ज़्यादा डोज होगी उतना ही ज़्यादा पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट होगा। देन दीज ड्रग्स हैव अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स और इसीलिए इनकी डोजेस बहुत केयरफुली कैलकुलेट करी जाती हैं। अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नाउ सभी अमीनोग्लाइकोसाइड्स की फार्माकोलॉजी लगभग एक जैसी होती है। नाउ जेंटामाइसिन प्रोटोटाइप ड्रग है, तो अब पढ़ते हैं जेंटामाइसिन की फार्माकोलॉजी। नाउ जेंटामाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। नाउ जेंटामाइसिन को पेरेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है। इट इज़ गिवन बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और इट इज़ इन्फ्यूज्ड IV। सो जेंटामाइसिन इज एडमिनिस्टर्ड सिस्टेमिकली। नाउ अब पढ़ते हैं जेंटामाइसिन का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जेंटामाइसिन मेनली एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे कि इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट इकोलाई, क्लेप्सिला, निमोनिया, एंटीरोबैक्टर, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस, सीरेशिया एंड सुडोमोनास एरोजिनोसा। इसके अलावा ब्रुसेला, कैम्पाइलोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, देन फैंसीसेला एंड यर्सिनिया के कुछ स्ट्रेन्स भी अमाइनोग्लाइकोसाइड से सेंसिटिव होते हैं। नाउ तो जेंटामाइसिन स्पेसिफिकली
एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है ना। इसके अलावा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, कुछ लिस्टीरिया। जेंटामाइसिन इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ जेंटामाइसिन। नाउ जेंटामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकेसिन से ज़्यादा पोटेंट है, पर जेंटामाइसिन की पोटेंसी टोब्रामाइसिन, देन साइसोमाइसिन और नेटलमाइसिन के बराबर है। नाउ लुक एट दिस चार्ट। ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का एक कंपैरेटिव चार्ट है। नाउ सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी अमीनोग्लाइकोसाइड है। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन के यूजेस, इंडिकेशंस। नाउ ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए जो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की जाती है, उस कॉम्बिनेशन थेरेपी में एक ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। इसके अलावा एक रेयर डिसीज़ टुलारेमिया की ट्रीटमेंट के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। नाउ जेंटामाइसिन के कंपैरिजन में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी पोटेंसी कम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेस पोटेंट है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है वो भी नैरो है, और इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को जेंटामाइसिन से रिप्लेस कर दिया गया है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जेंटामाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह जेंटामाइसिन यूज़ की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद अब नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड है जेंटामाइसिन। नाउ जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की प्रोटोटाइप ड्रग है। जेंटामाइसिन इज द मोस्ट कॉमनली एंड द मोस्ट प्रिफर्ड अमीनोग्लाइकोसाइड। नाउ जेंटामाइसिन को सीरियस ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शंस जैसे कि बर्न्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, निमोनिया, लंग एब्सेसेस, सेप्टिसीमिया, ये सारे इन्फेक्शंस जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अगर हुए हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई से अगर हुए हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जेंटामाइसिन जो है वो एक वेरी इफ़ेक्टिव थेरेपी है। देन मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई से होने वाले मेनिंजाइटिस में भी जेंटामाइसिन को यूज़ करते हैं। नाउ इन दोनों इंडिकेशंस में जेंटामाइसिन को ज़्यादातर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि सेफेलोस्पोरिन्स के साथ यूज़ किया जाता है। अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देते, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स बहुत आसानी से बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ यूज़ किया जाता है। दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। देन जेंटामाइसिन को सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर भी जेंटामाइसिन को ज़्यादातर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिर वेंकोमाइसिन के साथ यूज़ किया जाता है। सो जेंटामाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्स्ट चॉइस अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। सो जेंटामाइसिन इज़ द फर्स्ट चॉइस commonly used aminoglycoside antibiotic. Next is tobramycin. Now gentamicin के comparison में tobramycin की जो एक्टिविटी है वो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सुडोमोनास एरोजिनोसा और प्रोटियस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। सो tobramycin shows superior activity compared to gentamicin against सुडोमोनास एरोजिनोसा एंड प्रोटियस, और इसीलिए टोब्रामाइसिन इज यूज्ड फॉर सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय सुडोमोनास एंड प्रोटियस।
और टोब्रामाइसिन को हम जेंटामाइसिन की जगह ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं. सो टोब्रामाइसिन कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू जेंटामाइसिन. जहाँ जहाँ जेंटामाइसिन का यूज़ होता है वहाँ पर हम, अगर जेंटामाइसिन नहीं है तो हम टोब्रामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं. सो टोब्रामाइसिन कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू जेंटामाइसिन. नाउ नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड है amikacin. Now amikacin is very effective against resistant gram negative bacilli. Now जो resistant gram negative bacilli हैं जहाँ पर जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन इफेक्टिव नहीं है, उन resistant gram negative bacilli के इन्फेक्शंस के लिए amikacin यूज़ होता है. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स को बेअसर कर देते हैं. अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है. ना amikacin की सबसे बड़ी खासियत ये है कि amikacin इन बैक्टीरियल एंजाइम से रेजिस्टेंट है. ये बैक्टीरियल एंजाइम्स amikacin के इफ़ेक्ट को कम नहीं कर पाते. Thus, amikacin is used as a reserve drug for the treatment of hospital-acquired gram-negative infections where gentamicin or tobramycin resistance is high. तो वो infections जहाँ पर gentamicin और tobramycin का इफ़ेक्ट नहीं होता, उन resistant बैक्टीरिया के अगेंस्ट amikacin बहुत इफ़ेक्टिव है. Then amikacin is also used in the treatment of multi-drug resistant tuberculosis. तो amikacin को resistant gram negative infections की treatment के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर gentamicin और tobramycin भी effective नहीं होते. So amikacin is used for resistant gram negative infections. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड है दैट इज़ नियोमाइसिन. नाउ नियोमाइसिन को हम पेरेंट्रली यूज़ नहीं करते. नाउ नियोमाइसिन इंटरनल ईयर और किडनीज़ के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, इसलिए नियोमाइसिन को पेरेंट्रली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता. नियोमाइसिन इज़ नॉट यूज्ड सिस्टेमिकली. नियोमाइसिन इज़ यूज्ड ओरली एंड टॉपिकली. नाउ टॉपिकली हम इसको इन्फेक्टेड वूंड्स, वो वूंड्स जहाँ पे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का इन्फेक्शन हो, सो इन्फेक्शन ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इन्फेक्टेड वूंड्स, बर्न्स, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शंस, देन इन्फेक्शन ऑफ आई दैट इज़ कंजंक्टिवाइटिस में हम इसको टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकली एज अ स्किन क्रीम या फिर ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप. तो नियोमाइसिन का मेन यूज़ टॉपिकली होता है. इसके अलावा नियोमाइसिन को ओरली भी यूज़ किया जा सकता है. ना ओरली देने पर नियोमाइसिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम, मिनिमल होता है. ना नियोमाइसिन को बावल सर्जरी के पहले ओरली देने पर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस कम होते हैं. इसके अलावा जो हमारे कोलोन है उनमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. ये अमोनिया लीवर में पहुंचता है और लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है. पर अगर कोई हेपेटिक डिसीज़ हो, अगर कोई लीवर डिसीज़ हो जैसे कि हेपेटिक कोमा, तो उस वक्त जो हमारा लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होता, और ये जो अमोनिया है ये हमारी ब्रेन में पहुंच जाता है. और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये एनसेफेलोपैथी प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें सूजन प्रोड्यूस करता है. और इस प्रॉब्लम को, इस डिसीज़ को कहते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी. और ये हेपेटिक एनसेफेलोपैथी क्यों हुई? क्योंकि कोलोन में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने अमोनिया प्रोड्यूस किया, अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हुआ, अमोनिया ब्रेन में पहुंच गया और वहाँ पर अमोनिया ने हेपेटिक एनसेफेलोपैथी प्रोड्यूस कर दी. अब यहाँ पर ओरल नियोमाइसिन को यूज़ किया जा सकता है. ओरल नियोमाइसिन कैन बी यूज्ड इन हेपेटिक
एनसेफेलोपैथी। नाउ नियोमाइसिन कोलोन के जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसको, कोलोन के माइक्रोबियल फ्लोरा को सप्रेस कर देता है। और जब वो सप्रेस होता है, जब वो माइक्रोबियल फ्लोरा कम हो जाता है तो अमोनिया बनना भी कम हो जाता है, और इस वजह से नियोमाइसिन जो है वो हेपाटिक एनसेफेलोपैथी में इम्प्रूवमेंट प्रोड्यूस करता है। सो नियोमाइसिन इज यूज्ड टॉपिकली एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ओरली। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड है वो है फ्रेमाइसिटीन। नाउ फ्रेमाइसिटीन इज सिमिलर टू नियोमाइसिन. It is also used topically on skin as a cream. It can also be used topically in eye and ear as eye drops or ear drops. So it is used topically. Then the next aminoglycoside is the paramomycin. Now paramomycin एक अकेला अमीनोग्लाइकोसाइड है जो कि प्रोटोजोअन पैरासाइट्स के अगेंस्ट एक्टिव है. सो पैरामोमाइसिन इज द ओनली अमीनोग्लाइकोसाइड दैट इज फाउंड टू बी एक्टिव against protozoan parasites like Entamoeba histolytica, then Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, etc. तो पैरामोमाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट प्रोटोजोअन पैरासाइट्स. अब देख लेते हैं इंडिकेशंस. Paramomycin can be used as an alternative to neomycin. Neomycin के alternate में हम पैरामोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं इन हेपाटिक एनसेफेलोपैथी. और पेरेंट्रली पैरामोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विसरल leishmaniasis. So paramomycin is the only aminoglycoside that is active against protozoan parasites. So this is in brief on pharmacology of aminoglycoside antibiotics. Now please note, ये जो information आपको इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ academic informative purpose के लिए है. aminoglycosides को यूज़ करने से पहले या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें, फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लें, प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली फॉलो करें. बिना फिजिशियन की सलाह से किसी भी एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करना होता. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.